हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की वीडियो वही है। चैप्टर का नाम हमारा अल्टरनेटिंग करंट है और हमारा टॉपिक है व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। क्या है? व्हेन ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। तो हमारे इस टॉपिक को मिटा देते हैं फेजर डायग्राम को। तो लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग ये जानना है कि यदि कोई ओमी प्रतिरोध है ना किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ कनेक्ट होता है, तब उसमें हमको प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट निकालने का फेजर डायग्राम है ना, माने कि फेजर आरेख, काला आरेख और ये जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज आवर्ती रूप से कैसे बढ़ रहे हैं, इसको हम देखेंगे। ओके, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। ठीक, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्रतिरोध R किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ कनेक्ट है। तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो सिंबल होता है, इसको हमने लगा दिया है। हमने एक कुंडली को चुंबक के बीच में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में से होकर जब गुजारा था, तो उसमें से हमको क्या निकला था? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का इक्वेशन निकल के आया था, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई क्या था? इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ई नॉट इज द पीक वैल्यू और ओमेगा डी इज द फेज। तो हमको ये वैल्यूज तो निकल गई हैं, हम लिख दिए हैं। किसी क्षण इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, द वैल्यू ऑफ करंट हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, मैंने क्या कहा? प्रतिरोध का काम होता क्या है? ये अपने में से होकर धारा को प्रवाहित होने नहीं देता, अपोज करता है। ठीक, तो यहाँ पर किरचॉफ लॉ भी यूज हो जाएगा। किरचॉफ लॉ के अनुसार इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। ओके, V इक्वल टू आई आर। तो कहने का मतलब होता है किसी क्षण हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम दिस इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट I इक्वल टू है ना, V इक्वल टू या E इक्वल टू ई नॉट साइन। आगे मान लो यहां से करंट फ्लो हो रही है ना। करंट फ्लो होने के बाद यदि मान लो I करंट फ्लो हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में चौक लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो करंट I है, ये जो करंट I है रेजिस्टेंस से होकर क्या हो रही? फ्लो हो रही है। तो I इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू, यदि धारा का तात्क्षणिक मान है तो वोल्टेज या विद्युत वाहक बल का भी इंस्टेंटेनियस होगा R। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये जो अल्टरनेटिंग EMF है, इसके कारण जो करंट I इस रेजिस्टेंस में होकर फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? I इक्वल टू E अपॉन R। सिंपल है, इसको भी ध्यान मत दीजिएगा, इसको हम लोग देखेंगे, अभी इसको पढ़ेंगे। तो E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर V भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू E वाट E, या आप लोग V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा तो हम इसको V भी कर सकते हैं, V ही लिख सकते हैं आप लोग। V इज इक्वल टू V नॉट, ये हो जाएगा V। V की वैल्यू पुट करते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। ओके, तो I इक्वल टू V नॉट R टू साइन ओमेगा टी। अब देखिए V नॉट अपॉन R, ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन R। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन R दैट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके,
ये जो V नॉट अपन R ये किसका ऊपर होगा, I नॉट के। ओके, अब यहां पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू I नॉट ये हमको क्या निकल गया है, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट जिसमें V एंड I ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ अल्टरनेटिंग, है ना। यदि हम क्या करते हैं, इसके बीच धारा को और वोल्टेज को ग्राफ खींचे, तो वोल्टेज तो इस फॉर्म में रहेगी जिसका स्टार्ट हुआ कहां से, 0 से, और फिर ये होगा ये क्या, मैक्सिमम वैल्यू से फिर ये 0 पा जाएगा, फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इस प्रकार ये पीरियोडिक रूप से आगे बढ़ते जाएगी। तो वोल्टेज और करंट भी उसी फॉर्म में बढ़ेगी, करंट भी स्टार्ट होगी सेम उतने ही दूरी पर चलेगी, ये भी क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी और ये मैक्सिमम हो जाएगी सेम पॉइंट पर, और फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, और फिर से इस प्रकार ये वोल्टेज और करंट, मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैंने डार्क से किया है और डॉटेड लाइन को हम किससे डिनोट किया है, करंट को। तो यदि हम क्या कर रहे हैं, समय और V और I के बीच हम ग्राफ खींचते हैं, तो इस प्रकार हमको आवर्ती रूप में दोनों समान रूप से चलते हैं, है कि दोनों कहने का मतलब है दोनों क्या होंगे, समान कला में हो जाएंगे। आइए हम क्या करें, इनका फेजर डायग्राम बनाए। फेजर डायग्राम को मैंने पिछले ही एक्सरसाइज में, ये पिछले टॉपिक में समझाया था कि इसको हम क्या करते हैं, एक एरो से या वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम क्या करें, यहाँ पर एक हेड होता है और एक टेल, तो यहाँ पर टेल और इसको हेड के फॉर्म में डिनोट करें, तो ये इसका हेड जो आएगा ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्या हो जाएगा ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड करेगा, ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द फेस वैल्यू। ओके, अब यदि हम वोल्ट करंट का लें तो दोनों सेम फेज में है, तो वो भी ऐसे जाएगा, सेम स्टार्ट होगा, और इसको हम एक दूसरा हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, ये क्या होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। यदि हम क्या करते हैं, वाई अक्ष पर ये हेड वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू करंट से परपेंडिकुलर डाउन करते हैं, ये निकलता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी माने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये निकलता है I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I। माने यदि हम V नॉट और I नॉट से हम क्या करते हैं, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाउन करते हैं, तो हमको धारा वोल्टेज का तात्क्षणिक मान मिलता है, और ये जो है x एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ओमेगा टी, जिसको हम बोलते हैं क्या, फेज। ओके, प्रत्यावर्ती बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा V और I समान कला में होते हैं, धारा का तात्क्षणिक और वोल्टेज का तात्क्षणिक मान दोनों क्या होंगे, समान कला के रहेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि V नॉट और I नॉट दोनों फेजर डायग्राम में ओ एक्स के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, शो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि यदि कोई रेजिस्टेंस किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उसके लिए हम क्या हो, करंट की वैल्यू फेजर डायग्राम, और ये इस डायग्राम वेव फॉर्म भी बोल सकते हैं, इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो ये है हमारा ओमिक रेजिस्टेंस जब किसी प्रत्यावर्ती सोर्स के साथ जुड़ा हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जब कोई इंडक्टर किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो गया होगा। देखिए, बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जानकारी देने के लिए, इस पर हम कम से कम 1 घंटा की वीडियो बना सकते थे,
लेकिन जो बातें जो एग्ज़ाम में आप लोग लिख सकते हैं, जितना ही लिखना है आपको उतना ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मेन चीज़ें जो आपको इसी को ही लिखना है, ज़्यादा व्यर्थ की बातें एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम नियरेस्ट है, अभी देखिए कम से कम 1 महीने बाद आप लोगों की एग्ज़ाम होगी। तो यदि कोई आए कि यूनिक रेजिस्टेंस किसी ऐसी सोर्स से कनेक्ट हुआ हो, इसके लिए फेजर डायग्राम और आवर्ती मैंने वेव फॉर्म का डायग्राम बनाते हुए इसका वर्णन कीजिए, तो आप लोग इतना ही लिखना है। ज़्यादा व्यर्थ की बातों को लिखने से कोई मतलब नहीं है। फिर IIT JEE के लिए आप लोग डिटेल्स में हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।